हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी। आज मैं सबके सामने लेकर आया हूँ भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। अगर आप सब पेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखकर जाइएगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हमारा पहला जलप्रपात कौन सा है। जोग या गोरसप्पा पर जलप्रपात के बारे में बात करूँगा। तो ये शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करूँगा तो 255 मीटर ऊँची स्थित है यह शरावती नदी पर। अगली जलप्रपात के बारे में बात करेंगे एन्ना जलप्रपात के बारे में। तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि 183 मीटर ऊंचा है। तो एन्ना जलप्रपात हमारा किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, 183 मीटर ऊंचा है। आगे बात करेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में। तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, 90 मीटर ऊंचाई है इसकी। तो शिव समुद्रम हमारा कावेरी नदी के स्थित 90 मीटर की ऊंचाई पर है। गोकक जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो गोकक नदी पर स्थित है जो कि 55 मीटर ऊंचाई है इसकी। पायकारा जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो पायकारा हमारा नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है जो कि दक्षिण भारत में है। अगले जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो चुलिया का जलप्रपात। तो ये हमारा चंबल नदी पर स्थित है। चुलिया का जलप्रपात हमारा चंबल नदी पर स्थित है, 18 मीटर ऊंचाई पर है ये। वहीं पुनासा जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो ये भी चंबल नदी पर स्थित है, 12 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चुलिया और पुनासा दोनों हमारा चंबल नदी पर स्थित है जो कि 18 और 12 मीटर की ऊंचाई पर है। वहीं बिहार जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो टोंस नदी पर स्थित है जो कि 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं धुआंधार जलप्रपात के बारे में बात करेंगे तो नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात के बारे में बात करेंगे, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जो कि 74 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये सब आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इनको जरूर याद कर लेना। नर्मदी नदी पर हमारा 2 जलप्रपात है, एन्ना और धुआंधार जलप्रपात, दोनों याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। धुआंधार बार बार रिपीटेड है PBSS में। एन्ना और धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है। वही हम बात करेंगे चंबल नदी पर। तो चुलिया और पुनासा है, 2 चंबल नदी पर हो गए। गोकक को गोकक नदी पर याद कर लेना। नीलगिरी पर पायकारा जलप्रपात है, बिहार पे टोंस नदी पर है। हुंडू जलप्रपात हमारा झारखंड में स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो इतने जलप्रपात हैं जो हमने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स में बार बार पूछे गए हैं, इनको जरूर याद कर लेना आप एग्जाम जाने से पहले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन घटनाएं के बारे में, जो कि यहाँ से सभी कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो बार बार से यहाँ से रिपीट होते हैं। आइए देखते हैं इसमें हमारा पहली घटना क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे, डफरिन के टाइम पे हुआ था, 1885 में हुआ था। A.O. ह्यूम इसके अध्यक्षता किए थे, बम्बई में इसका हुआ था। आगे बात करेंगे बंग आंदोलन की बात करेंगे या स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो 1905 में हुआ था, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था इसका। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करेंगे कब हुआ था तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पे हुआ था। और बंग आंदोलन यानी बंगाल का विभाजन की बात करेंगे तो हमारा कर्जन के टाइम पे हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना बात करेंगे मिंटो के टाइम पे हुआ था 1906 में। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने ढाका में इसकी स्थापना किया था। कांग्रेस के विभाजन की बात करेंगे तो 1907 में हुआ था। ये नरम दर और गरम दर कांग्रेस के 2 भागों में बट गया था यहीं से, इसी को सूरत का फूट कहते हैं। आगे बात करेंगे होम रूल की आंदोलन की तो 1916 में हुआ था। ये तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिलके चालू किए थे। तिलक ने हमारे बम्बई में स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने हमारे लखनऊ में स्टार्ट किया था होम रूल की आंदोलन। वहीं हम बात करेंगे लखनऊ पैक्ट की तो लखनऊ पैक्ट हमारा 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की बीच समझौता था ये, एक प्रकार से देखा जाए। आगे बात करेंगे तो 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेगू घोषणा हुआ था। आगे बात करेंगे रोलेक्ट एक्ट की बात करेंगे तो 19 मार्च 1919 को हुआ था। यह काला कानून जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तार किया जाता था। इसी के बाद में आपको जलिया का हत्याकांड मिलेगा अभी।
रोलक एक्ट आने के बाद में इसके काला कानून कहा गया रोलक एक्ट को, इसके विरोध में, क्योंकि इसमें बिना अपील बिना दलील के गिरफ्तार किया जाता था। इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का कांड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुआ थे इसका विरोध प्रदर्शन में कि ये कानून हमारे हित के लिए नहीं है। इसके विरोध में सब लोग इकट्ठा होते हैं जलियांवाला बाग में। वहाँ पे जनरल डायर ने अमृतसर के बाग में ही बड़ी क्रूरता से उसका सभी के ऊपर गोली चला देता है। तो इसी को जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहते हैं। उसके बाद खिलाफत आंदोलन आता है, इसके सब लोग खिलाफ हो गए थे, ऐसे समझ लेना। शौकत अली और मोहम्मद अली ये सब थे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किए थे। हंटर कमेटी की बात करेंगे तो हंटर कमेटी का रिपोर्ट हमारा आया था 28 मई 1920 में जलियांवाला बाग के संबंधित था। यानी हंटर कमेटी की बात करेंगे तो ये जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ था उसी के जांच कमेटी थी ये। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन की बात करेंगे तो 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन की यहीं से प्रस्तावना या पारित हो गई थी। आरंभ की बात करेंगे तो असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी ने इसकी स्टार्ट कर दिया था। दिसंबर में इसको पारित कराते हैं, अगस्त में इसका स्टार्ट करा देते हैं। उसी के बाद में चौरी चौरा का कांड होता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा का कांड हो जाता है, जो गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में है चौरी चौरा कांड। आगे बात करेंगे, चौरी चौरा का कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। यह गोरखपुर में स्थित एक जगह चौरी चौरा, वहीं पे इसका कांड हो गया था। असहयोग आंदोलन एकदम चरम पे था उस समय। तो यहाँ पे कुछ पुलिस जो तो गोलियां चला दिए थे, तो उसी के विरोध में इन्होंने थाने में आग लगा दिया सभी लोगों ने। भीड़ एकदम उग्र हो गई थी उस समय। और मोतीलाल नेहरू ये सब इसके विरोध में भी हो गए कि आप जब चरम पे गया ये लड़ाई तो आपने वापस ले लिया। इसी के बाद में हमारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं गांधी जी। यहाँ पे भी सब लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए कि आपने ये गलत किया वापस लेकर। तो यहीं से स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। 1 जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सियादास ने मिलकर स्वराज राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना करते हैं। आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब ऐसे हमसे जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।